आपको समाज के ढांचे का पता चलेगा, आपको सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि समानता के जो अवसर उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको वो अवेयरनेस आएगी ही नहीं और अपने आप को आप कमजोर मानना शुरू कर दोगे और निर्णय नहीं ले पाओगे। तो अशिक्षा भी बहुत बड़ी बाधा है। बाल विवाह, नाम से स्पष्ट है, बाल विवाह मतलब जैसे कि भारत के अपने संविधान में ये बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि कोई भी जो लड़की है उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष एटलीस्ट होनी ही चाहिए और जो लड़के हैं उनकी 21 वर्ष। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यूनिसेफ की जो एक रिपोर्ट है 2018 की, उसके द्वारा पता चलता है कि भारत में अब भी लगभग हर साल 15 लाख लड़कियों की जो शादी होती है वो 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। यानी कि बाल विवाह आज भी भारत में मतलब बहुत ही तीव्र गति से पैर पसार रहा है। इतनी पॉलिसीज बनने के बाद भी, इतने मतलब सख्त कानून बनने के बावजूद भी। और जो बाल विकास होता है ये करता क्या है, ये महिलाओं का विकास रोक देता है। यानी कि उनको मतलब सिर्फ 4 दीवारी तक घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, बच्चे हैं, वहां तक उन्हें सीमित कर देता है और उनका शारीरिक, मानसिक, उनका सामाजिक, उनका सांस्कृतिक, नैतिक हर प्रकार का विकास रुक जाता है। और जो उनके अंदर का जो एक इनर एबिलिटीज होती है यानी कि टैलेंट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और उनके सारे अवसर उनसे छीन ले जाते हैं और वो महिला क्या होती है, कमजोर रह जाती है, वो सशक्त नहीं हो पाती है। कोई एक बच्चा बताए मुझे, वॉइस इज क्लियर, एम आई ऑडिबल? यस मैम। डिम्पल? Yes, ओके ma'am. बेटा, ओके बेटा। अब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, यानी कि घर में होने वाली हिंसा। घरेलू हिंसा का अर्थ क्या होता है कि जब किसी महिला के साथ उस घर में, उस परिवार में रहते हुए घर के अंदर जो उसके सदस्य हैं, चाहे वो उसका मतलब फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, उसके हस्बैंड हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, यानी कि घर में किसी के द्वारा भी जब महिला के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाती है, घरेलू हिंसा कहलाती है। तो इस तरीके के जो केसेस हैं उसका जो परसेंटेज देखते हैं हम आए दिन, जब अखबार उठाते हैं या हम टीवी चलाते हैं, न्यूज देखते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हमें इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, नहीं, शादी से पहले भी आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो भी क्या कहलाएगी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक रूप है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बहुत ही मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे महिलाओं के अधिकार और जो उनकी स्वतंत्रता है, समानता है या स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति है वो कमजोर हो रही है। हाँ, ये डाटा हर बार रहता ही है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर ये चीज कम देखने को मिलती है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जहाँ पे शिक्षा का विस्तार कम है, ठीक है, जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के जो आपराधिक हमले होते हैं इसकी शिकार महिला होती है और कहीं ना कहीं वो सशक्त नहीं हो पाती है। महिला असुरक्षा की भावना, देखिए सुरक्षा क्या होती है, जब एक बच्चा होता है बिल्कुल छोटा सा, वो जन्म के बाद जब वो अपनी माँ की गोदी में होता है ना, तो उसको मतलब लगता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। तो उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। जब वो बोल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन उसको ये पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। यानी कि वो गिरता है तो उसके एक्सप्रेशन अलग होते हैं। तो एक जब छोटा सा 5, 7, 1 साल का जो बच्चा है, जब वो सुरक्षा की मांग करता है तो क्या महिलाएं ये मांग नहीं करेंगी? यानी कि एक नेचुरल चीज है, जो सुरक्षा है वो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि महिलाएं आज जिस माहौल में रह रही है, जिस एनवायरनमेंट में वो सांस ले रही है, वो सुरक्षित नहीं है। वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की। अगर हम बाहर की बात करें, बाहर की सोसाइटी की बात करें, तो क्या है कि कोई महिला है, वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है, यानी कामकाजी महिला जिसे हम कहते हैं, वो रात के समय मतलब अंधेरा होते ही उसके मन में ना एक डर आना शुरू हो जाता है कि मतलब भी अब मैं सिक्योर नहीं हूँ, पता नहीं कैसा माहौल है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में गलत किया जा रहा है। जो आए दिन मतलब जो रेप के हम केसेस सुनते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के हम केसेस सुनते हैं, जो किडनैपिंग के केसेस सुनते हैं, इसके कारण ये असुरक्षा की भावना महिलाओं में आ रही है। और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? फैमिली वाले ये निर्णय कर लेते हैं, जो मेल मेंबर्स है वो कहते हैं कि नहीं, शाम के बाद बाहर नहीं जाना, या कई बार तो दिन में भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है। और यही वो कारण है कि जो महिलाओं में असुरक्षा की भावना है, जिसके कारण कि उनके अधिकार, उन स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो जाती है और वो सशक्त नहीं हो पाती है और प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आत्मनिर्भरता के अवसर नहीं मिलते और कहीं ना कहीं जो मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर उन्हें डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फर्टिसाइड जिसे हम कहते हैं, अर्थात एक
जो लड़की है, जो कन्या है, जो वो अभी भ्रूण के रूप में ही है, वो बाहर नहीं आई है, उसने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन उससे पहले टेस्ट कराकर जब पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि गर्भ में बेटी है तो उसे वहीं पे खत्म करा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या या हम कहीं लिंग के आधार पर जो गर्भपात यानी अबॉर्शन जो कराया जाता है, वो भी महिला सशक्तिकरण के बीच में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बाधा है। तो इस तरह की जो एक बाधा है वो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि नहीं अब तो बहुत सुधार आ गया। अगर सुधार आ जाए तो जो लड़का और लड़की का जो लिंग अनुपात है, क्या उसमें अंतर नहीं आए? क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है एक महिला के साथ? इवन कई बार वो चाहती भी है उस बेटी को जन्म देना, लेकिन उसका पति या उसके ससुराल पक्ष के कारण उसको इतना दबाव दिया जाता है कि अगर यहाँ पर रहना है, हमारे साथ रहना है, तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, और उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा जैसे हम कहते हैं कि आर्थिक हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो आज हरियाणा में भी इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं वो सील किए जाते हैं, डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है, सजा भी की जाती है, पेरेंट्स को भी मतलब पनिशमेंट मिलती है, लेकिन फिर भी जो फीमेल फर्टिसाइड है वो मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो जब तक ये कन्या भ्रूण हत्या की समस्या नहीं मिटेगी, कहीं ना कहीं जो विमेन है यानी कि जो महिला है वो एम्पावर्ड नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप ये सोचिए, एक जो महिला है जिसका अबॉर्शन कराया जा रहा है, जब उसके पास शक्ति नहीं है कि वो अपनी अजन्मी बेटी को बचा सके, तो हम महिला सशक्तिकरण कहाँ से लाएंगे? ये विडंबना है हमारे समाज की कि एक 35, 30 या 40 वर्ष की महिला भी अपने लिए निर्णय नहीं ले सकती है, और जिस बच्चे को उसने 3-4 महीने अपने कोख में रखा है उसे वो बाहर जन्म नहीं दे सकती है। तो ये बहुत ही दुख की बात भी है। तो हम कहेंगे यदि हमने इस चीज को क्या करना है, विमेन एम्पावरमेंट को लाना है, तो हमें इसको खत्म करना होगा, इस सोच को मिटाना होगा। अगर बेटा टाइम अगर हमारी मीटिंग लीव हो जाती है तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब बात आती है, हमने महिला सशक्तिकरण का अर्थ देखा, उसके बीच में आने वाली समस्याएं देखी। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्या है, यानी कि भारत में महिला सशक्तिकरण की क्यों जरूरत है। द नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। जरूरत क्यों है? जो हम आज समाज की हालत देख रहे हैं, या हम कहीं जो हमने इसकी बाधाएं देखी है, क्या वो हमें विवश नहीं करती? क्या जो कन्या भ्रूण हत्या, या हम कहीं समान काम के लिए समान वेतन का ना मिल पाना, या हम कहीं जो घरेलू हिंसा है, या कहीं हम लड़कियों को अधिकार छीन कर अशिक्षित यानी कि उन्हें मतलब अशिक्षित जीवन जीने के लिए मतलब मजबूर कर दिया जाता है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है, यानी कि इसकी नीड को बढ़ा देती है कि आज बेहद आवश्यकता है। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं और गर्व से कहते हैं कि हमने चांद को छू लिया है, हमने आकाश को छू लिया है। आज लड़कियां कल्पना चावला के रूप में मतलब कहाँ तक उनकी ऊंचाइयां पहुंच चुकी हैं, साक्षी मलिक जैसी लड़की। तो कहने का अभिप्राय है कि आज महिलाओं को सशक्त करने की बेहद आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल और मध्य काल के बीच में उनके जो महिलाओं के आत्मसम्मान में या उनकी स्थिति में बहुत एक कमी आई थी, और जो आज भी हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं जो हमने समस्याएं की। तो अगर हम आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने बात निकल कर आती है स्वतंत्रता और समान अवसर। यानी कि हर महिला को यदि हम स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि क्षेत्र की जो स्वतंत्रता होती है, आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हो, कहीं पर भी आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, ठीक है। तो हर महिला को क्या, उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए और साथ ही साथ उसको समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले हम फोकस, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी में हम बात ही यही करते हैं कि फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो किसी भी महिला को सशक्त करने के लिए बेहद आवश्यक है कि उसको फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो शिक्षित हो और अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो सके। यदि हम दूसरी बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम कह सकते हैं शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए। रेशो हम देखते हैं, जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है यानी कि वो 60-62 के करीब हमें देखने को मिलती है। वहीं जो भारत में पुरुष हैं यानी कि जो मेल मेंबर्स हैं, उनकी जो शिक्षा का दर है वो 80-82 इस तरह से मिलता है। तो जो इनके बीच में करीबन 20% का जो डिफरेंस है, हमें इसको कम करना है। और वो कब कम होगा? जब महिलाओं को क्या मिले, शिक्षा में आगे बढ़ने के अवसर दें, यानी कि उन्हें पढ़ाई की जो अवसर है वो दिए जाए। उनकी शिक्षा घरेलू काम के लिए या बाल विवाह के कारण या किसी अन्य कारण के कारण बीच में या गरीबी के कारण उनकी शिक्षा बाधित ना हो। और सरकार की द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, ना एडमिशन, ना आपको मिड डे मील भी मिलता है, साथ ही साथ आपको मतलब जो स्टेशनरी वाली चीजें हैं वो भी मिलती हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो एक बेटी आराम से पढ़ सकती है।
तो हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बेहद आवश्यक है कि हम क्या करें, विमेन एम्पावरमेंट को लाएं, यानी कि लड़कियों को समान शिक्षा के अवसर दें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समान वेतन। देखिए, जैसे हमने अभी एक प्रॉब्लम देखी कि भाई अगर सेम काम को एक पुरुष भी कर रहा है, महिला भी कर रही है, तो जब उनको पे मिलती है, यानी कि उनको जब उनका मेहनताना मिलता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज सामने आई है एक अध्ययन में कि भारत में तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% तक का भुगतान कम दिया जाता है। काम तो क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, लेकिन उनको पे जो किया जा रहा है वो 20% तक कम किया जा रहा है। तो यदि हम चाहते हैं कि समान वेतन मिले, और जब समान वेतन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो जो महिला है, जो वो नारी है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और कहीं ना कहीं वो अपने निर्णय स्वयं लेगी और वो एक अवेयर भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई आज अगर हम इस चीज को, हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें अवेयरनेस की जरूरत है, यानी विमेन्स को एम्पावर्ड करना पड़ेगा, उन्हें सशक्त बनाना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, अगर हम भारत की बात करें तो 50% आबादी महिलाओं की, यानी कि 50%, यानी कि आधा हो गया। तो जो निर्माण है, क्या उस निर्माण में उसकी आधी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई पूरे देश के विकास में इस आधी आबादी यानी कि जो विमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जरूरत है, लेकिन वो अभी सशक्त नहीं है। कहीं वो सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई हैं, तो कहीं वो परंपराओं से बंधी हुई हैं, तो कहीं उनको मजबूर कर रखा है कि वो अशिक्षित ही रहे, यानी कि उसको शिक्षा के अवसर ना दिए जाएं। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कभी भी वो राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें अवसर देने पड़ेंगे, उन्हें अधिकार देने पड़ेंगे, अपने निर्णय ले सके, इसके लिए स्वतंत्रता देनी होगी। तभी हमारा देश पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास कर पाएगा और विकसित हो पाएगा। लिंग समानता। लिंग समानता क्या है कि जब बेटे और बेटी को लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, दोनों को समान स्वतंत्रता और अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज भी हम स्वतंत्र भारत में क्या देखते हैं कि जेंडर इनइक्वलिटी यहाँ पर दिखती है। दूसरी बात, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान समाज है, वो भी देखने को मिलता है, और जिसके कारण की महिलाओं को उनके परिवार के द्वारा या कि सोसाइटी के द्वारा उनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाव उनके ऊपर डाला जाता है, उनसे हिंसा का व्यवहार किया जाता है, या हम कहें उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, फिर चाहे वो विकास के हैं, चाहे वो रोजगार के हैं या शिक्षा के हैं। तो इस तरीके की जो चीज है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो यदि हमें ये चीज लानी है अपने समाज में, लिंग समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा महिलाओं को सम्मान दिलाना। प्राचीन समाज में महिलाओं को बिल्कुल देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था। इवन कहा जाता था कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान है वो भरा पूरा रहेगा, वहां पे देवताओं की कृपा बनी रहेगी। लेकिन आज सिर्फ ये ढोंग रह गया है। कहने को तो हम एक तरफ नवरात्रि पूजा करते हैं, 9 दिन हम अखंड ज्योत जगाते हैं, और दूसरी तरफ हम कन्या भ्रूण हत्या यानी कि एक लड़की जो है उसका जन्म से पहले उसे मरवा देते। तो ये एक विडंबना ही है। तो यदि हमें महिलाओं को रेस्पेक्ट यानी सम्मान दिलाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें उनको सशक्त करना ही पड़ेगा। महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अधिकारों के प्रति आप जागरूक कब होते हैं? जब आप शिक्षित होते हैं, ठीक है। क्योंकि परंपराएं तो हमें सिर्फ क्या सिखाती हैं कि निर्णय हमेशा पुरुष लेगा, यानी कि पुरुष अधिक समझदार हैं, अधिक सशक्त हैं, अधिक मजबूत हैं, और उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ही ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मान लीजिए किसी कारण से पुरुष नहीं है, तो क्या महिलाएं अच्छे से निर्णय नहीं ले रही हैं? क्या महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश के साथ जॉब नहीं कर रही हैं? वो बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उन्हें अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें अपने राइट्स को जानना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप अपने आसपास में ही, आप चाहे 10 घरों में जाके अगर किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, या आप कह सकते हैं कि मानव अधिकार क्या है, शायद ही 1 या 2 महिला बता पाएगी। इवन कई बार हम क्या होते हैं कि हम नॉन मेडिकल में चले जाते हैं, हम कॉमर्स में चले जाते हैं, उन बच्चों को भी इन बातों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी उसी पढ़ाई से चिपके रहते हैं। जो सोशल इश्यूज हैं इनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है। और जब नहीं होगी, अगर मैं कहूँ कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है कोई, ये कब बना, इससे क्या हो सकता है, क्या दहेज को रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान किया है, आप चाहे सर्वे करके देखना, शायद ही 20% या 30% बता पाएंगे, 70% को नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा,
और उसके लिए उन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकार बताने होंगे, और वो कब होंगे? जब वो शिक्षित होंगी और कहीं ना कहीं अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगी। इसके लिए सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है और जो हमारी एनजीओज हैं वो भी कर रही है, लेकिन मेन बात है कि उन्हें अवेयर करना किसके लिए? उनके अधिकारों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या, अब तक हमने बात की कि क्या प्रॉब्लम्स आई विमेन एम्पावरमेंट में या क्या उसकी नीड है, इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी भारत सरकार द्वारा इस स्वतंत्र भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आई हैं या कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल चलाई जा रही है। वो रोजगार के क्षेत्र में भी है, वो एग्रीकल्चर में भी है, वो हेल्थ में भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, और इस तरह की जो है बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं यानी कि जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। किस तरह से हो सकती हैं? जो हमारी महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि महिलाओं को भी सशक्त करना।